यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी हाँ, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। आइए आज इसी विषय वस्तु पर आधारित रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित नमक कहानी को पढ़ते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस कहानी को पढ़ते वक्त लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख कहानियों से परिचित होंगे तथा कहानी का सारांश सरल और सहज शब्दों में समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की वीडियो हम 2 भागों में बना रहे हैं। ये पहला भाग है जिसमें केवल हम लेखक का जीवन परिचय तथा कहानी का सारांश जानेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा संभावित बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के आएंगे। बस उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है, केवल 1 या 2 दिन में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके अध्ययन के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आइए हम सबसे पहले देखते हैं लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। रजिया ने आरंभिक शिक्षा से लेकर कला स्नातक तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। इसके बाद इनका विवाह सज्जाद जहीर से हुआ। विवाह के बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इनका निधन 18 दिसंबर 1979 को हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां मेहमान, रहमत या जहमत, जर्द गुलाब, सुल्तान सलाउद्दीन बादशाह हैं। इन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार तथा अखिल भारतीय लेखा संघ अवार्ड प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों की मार्मिक कहानी है। दोनों राष्ट्रों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग अपनी जगहें भी मुकर्रर कर चुके हैं, किंतु जमीन पर खींची गई रेखा उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है, यानी उनके मनों को नहीं बांट पाई है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से तो विस्थापित कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। आइए प्रस्तुत कहानी। सफिया, जो कि इस कहानी का केंद्र बिंदु है, वह अपने पड़ोस के सिख परिवार के यहाँ एक कीर्तन में गई हुई है। वहां पर एक सिख बीबी हैं जिन्हें वो बार बार देखती है। उन्हें बार बार वो इसलिए देखती है क्योंकि उनका चेहरा, उनका पहनावा, उनका रहन सहन सब कुछ उसे अपनी माँ की तरह लगता है। सिख बीबी ने देखा कि ये लड़की बार बार मुझे देख रही है, आखिर क्यों? तो उन्होंने कुतूहलवश अपनी बहू से भी सफिया के बारे में पूछा। तो उनकी बहू ने बताया कि माँ जी, ये एक मुस्लिम लड़की है, इसका नाम सफिया है, ये कल लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। बस लाहौर का नाम सुनकर सफिया के पास सिख बीबी आकर बैठी और उसे बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर होते हैं। सब मिलाकर के वो अब कीर्तन चलता रहा और सफिया से सिख बीबी लाहौर की बातें करती रहीं। घूम फिर करके बातें आ जाती, सड्डा लाहौर, प्यारा लाहौर। सफिया ने उनसे पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे? हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है।
बातें घूम फिर करके कुछ भी होता, फिर उसी में साडा लाहौर की बात आ जाती। कीर्तन कोई 11 बजे तक खत्म हुआ। जब यह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, चलने लगी तो सिख बीवी उसके पास आने लगी और उसे दुआएं देने लगी। सफिया ने धीरे से सिख बीवी से कहा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। सिख बीवी दरवाजे से खड़ी लगी रही, हिचकिचा कर बोली, अगर ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। अगर ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। सफिया उस माँ का, मुंह बोली माँ की बात सुनकर, आदेश पाकर वहां से चल दी। सफिया को लाहौर आए 15 दिन हो गए और ये 15 दिन बड़े ही आसानी से व्यतीत हो गए। पता ही नहीं चला कि ये 15 दिन अपने अजीजों से मिलने में कैसे समाप्त हो गया। अब सफिया को कल निकलना है, उसे पैकिंग करनी है। उसके सामने पैकिंग में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, वो कागज की एक बादामी पुड़िया जिसमें सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक पुलिस अधिकारी था। सफिया ने सोचा कि भाई से इसके विषय में पूछ लूं, वो शायद सही राय दे। तो सफिया ने भाई से पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और और नमक का आप क्या करेंगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुझला गई। सफिया ने कहा, मैंने हिस्से बखरे की बात नहीं की, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। जो माँ बंटवारे से पूर्व गुजर गई थी, उस माँ का जिक्र यहाँ कैसे आ गया? जरा नरमी से बहन को समझाते हुए बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो है। सफिया गुस्से में बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। सफिया के भाई ने कहा, भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे, कानून। सफिया जैसे उसने कहा कानून, उसकी बात पूरी नहीं हुई। सफिया ने कहा, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो होते नहीं। हाँ, वे मशीन नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी, कोई स्मगल, कोई चोरी की चीज थोड़े ले जा रहे हैं। भाई ने कहा, अब आपसे बहस कौन करे, आप अदीब साहित्यकार जो ठहरी, कभी ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घुमा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानते कितना है? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा होता तो इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता भैया, यानी ये दुनिया ही कुछ और होती। तुम्हारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसका भाई से जाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन के समय उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम उसका था। उसे सामान की पैकिंग की, उसके समझ में आया कि अब मैं क्या करूं, कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि फलों की टोकरियों को कोई देख नहीं रहा था। तो उसने सारे के सारे जो संतरे, मतलब कीनुओं की टोकरी थी, उसको पलटा, उसके नीचे उसने उस बादामी पुड़िया को डाल दी, ऊपर से कीनुओं से भर दिया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर भूत ने जगह ले ली। उसने ऐसा करके नमक को उसमें छुपा दिया। उसने कीनू कालीन पर उलट करके उसे उसमें डाल दिया।
फिर वह रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, सो रही थी। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त था। सामने की दीवारों पर पत्तियों के अक्ष प्रतिबिंब प्रतिमूर्ति लग रहे थे। कभी किसी तरह से किसी दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आहट आ रही थी। उसी बीच उसे सपना आया। वो देख रहे कि उसके नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां बड़ी मासूमियत से उससे पूछ रहे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत सी नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता था। कल लाहौर से चली जाएंगी, हो सकता है कब आएंगे, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, या हो सकता है न आए। सफिया फिर उसे एक एक करके सब याद आने लगा। सपने में उसे सिग्बी भी याद आने लगी। उसे अपने अजीज याद आने लगे। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंख खुली और सपना उसका टूटा। उसके एक दोस्त ने उसे कीनुओं की टोके देते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया अब लाहौर स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन के वेटिंग रूम में वो बैठी हुई है। उसके भाई ने उसका टिकट कटा दिया है दिल्ली तक का। सभी के सामानों की कस्टम वाले जांच कर रहे हैं। सफिया के मन में चल रहा है कि यहाँ सिर्फ मैं हूं जो जानती हूं कि स्किनुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया है, और कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही उसके सामान की बारी आई, जैसे उसके सामान की जांच की बारी आई, उसके तन बदन में एक झिरझिरी सी उठी, और झिरझिरी जैसे उठी वह तुरंत उठी और उसने फैसला किया कि हम मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, हम कस्टम वालों को दिखाएंगे। वह उठी और कस्टम वाले अधिकारी के पास, कस्टम ऑफिसर के पास गई और कुछ हिचकिचा कर उनसे बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए। उनके लहजे में ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो वहीं की मालूम पड़ती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा तो वतन दिल्ली है जी। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुककर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया और सफिया से, जब उसकी बात खत्म हो गई तो सफिया से कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून हैरान का हैरान रह जाता है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून हैरान का हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे खिड़की पे खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका और दिल्ली मेरा वतन है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। कस्टम से सफिया निकलकर जंगले की इस पार से दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी निगाहों से सब उसे बहते हुए आंसुओं से ठंडे सांसों और भीगे हुए होठों के बीच देख रहे थे और रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तान पुलिस उस पर सवार हुई। साफिया ने देखा कि सबके लबो लहजे एक जैसे,
सबके पहनावे एक जैसे, सूरतें एक जैसी, यहाँ तक कि एक दूसरे को लोग गालियों से नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अब में कस्टम वाले सामान की जांच करने लगे। जैसे ही डिब्बे के सामने आए, सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ सही सही बता दिया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते और गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखना। प्लेटफार्म के एक सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर गए और सफिया को अंदर दाखिल होने के लिए कहा। वे मुस्कुराकर बोले, आइए। जेब से रुमाल निकाली और उन्होंने कुर्सी को उस रुमाल से झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उस कस्टम ऑफिसर ने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर के तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? सफिया डर गई और उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने कस्टम अधिकारी ने मेज की दराज खींची और उसमें से अंदर से हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा, पहला पृष्ठ खोला और बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पृष्ठ पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप, सफिया ने कहा, तो आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ था तभी आए, मगर हमारा वतन तो जी ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरू और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे जन्मदिन पर मेरे सबसे प्यारे अजीज दोस्त शमसुल इस्लाम ने मुझे किताब दी थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते। वतन? सफिया ने हैरान होकर पूछा। वतन? सुनील दास गुप्ता थोड़े गुस्से में बोले, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। हाँ हाँ, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ बढ़ाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के नीचे वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। यानी सफिया की समझ में नहीं आया कि जब हम एक दूसरे देशों में रहते हैं, हमारा एक अपने देश इतना प्रेम होता है, तो आखिर में हम इतना मनमुटाव एक दूसरे के साथ क्यों करते हैं? ढाका में रहने अमृतसर में रहने वाला कस्टम अधिकारी अपने वतन ढाका से प्यार करता है। लाहौर में रहने वाला कस्टम अधिकारी अपने वतन दिल्ली से प्यार करता है। लखनऊ में रहने वाली सिख बीबी अपने वतन लाहौर से प्यार करती है। और जब हम आपस में अपने वतन को इतने प्रेम से, इतने स्नेह से याद करते हैं, तो ये मनमुटाव कैसा
ये राजनीतिक ये सीमा रेखाएं हमको कब तक बांट सकती हैं। काठिन्य निवारण, लबो लहजा बोलचाल का तरीका, लिबास पहनावा, नवाजना सम्मानित करना, खातून कुलीन स्त्री, दोहर चादर, रान जांग, तरकीब युक्ति, स्मगल चोरी, साड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी दूसरी वीडियो आपको बताया गया है कि हम 2-4 दिनों में लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक इसे पढ़िए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।